हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। विजन IAS मैगज़ीन में दिसंबर मंथ वाली हम लोगों ने शुरू कर दी है मैगज़ीन, और मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसमें से पढ़ा रहा हूँ। 2 दिन क्लासेस गैप थी, पर अभी मैंने शुरुआत कर दी है इसकी आज से। और हम लोगों ने 4 आर्टिकल पढ़ लिए थे पिछले क्लासेस में। आज से हम लोग तीसरे वाले आर्टिकल से शुरू करेंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसके पिछले कल मैंने शाम को आपको बजट की क्लासेस करा दी हैं। अंतरिम बजट है विजन IAS के डॉक्यूमेंट से, 1 घंटे क्लास है। उसमें आपका बजट का सारा जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, कैसे बजट की शुरुआत हुई, क्या चीज़ें थी, सब कुछ हमने वहाँ पे कवर कर दिया है। तो प्लीज़ कल वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा बजट सेशन पे। तो आज शुरुआत करते हैं दूरसंचार अधिनियम 2023 से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो एक्ट हैं। हाल ही में तो राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक जो है अब एक्ट बन चुका है, और ये इस विधेयक को 138 साल जो पुराना भारतीय टेलीग्राफ एक्ट था उसमें परिवर्तन करने के लिए इसको पेश किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ अन्य तथ्य यह है कि इसमें इसको क्या है कि दूरसंचार से जो अन्य गतिविधियां संबंधित हैं उसको विनियमित करने पर इसका केंद्रित है ध्यान। ठीक है, साथ ही क्या है, यह जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होता है उसके लिए एक नया कानूनी ढांचा भी बनाता है। तो और इस जो एक्ट ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का इसने स्थान ले लिया है। और जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के बारे में एक बार UPSC पूछ चुका है प्रीलिम्स में। तो ट्राई 1997 के जो एक्ट है उसके बारे में भी इसने संशोधन किया है। उसकी जो सदस्य और उनके अध्यक्षों की योग्यता के बारे में यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इस एक्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो ये देखिए, आप बस समझ लीजिए कि पहले तो जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है वो किस लिए आया है। तो वो आपको जानना है कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानून ढांचा लेकर आया है, और उन सब दूरसंचार से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उसको विनियमित करने के लिए इसको लाया गया है। तो भारत में दूरसंचार का, टेलीकम्युनिकेशन का विनियमन कैसे हुआ उसके लिए देखिए ये इवोल्यूशंस हुआ है। 1850 में आप जानते हैं कि पहली बार कोलकाता में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी 1850 में। ठीक है, इसके बाद 1885 में ये भारतीय टेलीग्राफ एक्ट आया। इसको जो ये क्या करता था, दूरसंचार संबंधी जो भी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क था उसको रेगुलेट करता था, इसी के माध्यम से रेगुलेट किया जाता था। अभी तक इसको इसी माध्यम से रेगुलेट किया जा रहा था कुछ संशोधनों के साथ में। और फिर इसके बाद 1933 में इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट आया, वायरलेस एक्ट बनाया गया, तो ये वाला इसमें भी संशोधन करता है। ट्राई अधिनियम आया 1997 में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक्ट। इसके जरिए क्या होता था कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है और कम्युनिकेशन सेक्टर है, ठीक है, तो और उसके लिए क्या है, एक विनियामक प्राधिकरण था, रेगुलेशन अथॉरिटी थी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के द्वारा। और सन 2000 में साइबर डोमेन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 लाया गया था। तो ये सारे क्या हैं, दूरसंचार के विनियमन के लिए जो भारत देश में क्या है कि इसके एक्ट के विकास हैं। तो 1850 से शुरू होकर के अभी जा कर के भारत ने खुद का अपना टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है लाया है। तो नए नए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, तो इसमें कुछ देखते हैं। मुख्य चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम का आवंटन किससे होगा, नीलामी के माध्यम से होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देनी है। और कुछ जो कौन से निर्धारित उद्देश्य होंगे जिसके लिए जो स्पेक्ट्रम निर्धारित होगा, और कुछ इसके लिए क्या है कि कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए प्रशासनिक आधार पर आवंटित कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं उसके लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन होगा, और ये वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाएं, BSNL, MTNL और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं, इसके लिए क्या है, प्रशासनिक आधार पर आवंटन होगा। बाकी चीज़ें क्या होंगी, नीलामी के माध्यम से इसका आवंटन होगा। जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें नियुक्तियां की यहाँ पे परिभाषाएं तय की गई हैं कि कैसे नियुक्तियां होंगी। तो सवाल प्रीलिम्स में यहाँ बन सकता है। ठीक है, कि प्रीलिम्स में यहाँ फोकस कर सकता है ये कि जो ट्राई है वो उसके लिए क्या है कि पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसके सदस्यों के लिए। मतलब जो अध्यक्ष होगा ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके लिए क्या होगा, कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। उसका प्रोफेशनल लाइफ में उसको 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जो सदस्य होगा उसके लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। तो ये दोनों बातें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। न्याय निर्णय की प्रक्रिया यानी एडिजेक्शन प्रोसेस है, होगा क्या कि जो सिविल अपराध होगी उसके खिलाफ जांच करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति होगी। सचिव रैंक से ऊपर का जो अधिकारी होगा उसी यही जो होगा वो
अधिकारी होगा न्याय निर्धारण के लिए, और इसकी अपील भी है 30 दिनों के भीतर अपील समिति के खिलाफ, इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। तो और इसके लिए कौन सा है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण TDSAT, ये इसका अपीली प्राधिकरण है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जो प्रीलिम्स के लिए है वहाँ मैं बता दूंगा। और OTT का विनियमन, यहाँ प्रीलिम सवाल दे सकता है कि इस अधिनियम के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाएगा। तो ध्यान देना है कि ये उस स्टेटमेंट को गलत करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट के तहत OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और नई दूरसंचार सेवाएं को स्थापित करने के लिए दूरसंचार जो नेटवर्क है उसकी स्थापना हो, उसका संचालन हो, रख रखाव जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, रेडियो उपकरण रखने के लिए सरकार की, केंद्र सरकार की प्रमुख अनुमति अनिवार्य है, पूर्व अनुमति केंद्र सरकार की, यहाँ राज्य सरकार की भी नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। ठीक है, तो ये भी आप जान सकते हैं। तो अभी क्या है राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे है कि मतलब ऐसी दूर संचार संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, ऐसी संस्थाएं जो दूर संचार संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं वे पब्लिक या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें राइट ऑफ वे की मांग कर सकते हैं। राइट वे ऑफ वे का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, कोई भी निजी संपत्ति होती है, उसका उपयोग करने की सुविधा उसको मिलेगी। ठीक है, और अन्य प्रावधान ये हैं डिजिटल भारत निधि, ये थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं, फैक्ट देख लेते हैं। डिजिटल भारत निधि इस अधिनियम के तहत क्या है कि यूनिवर्सल सर्विस जो लाइबिलिटीज़ निधि है उसका नाम बदल के डिजिटल भारत कर दी गई है, डिजिटल भारत निधि कर दी गई है। और ये इसका साथ ही क्या है कि दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस निधि का उपयोग की अनुमति भी दी गई है। विश्वस्त स्रोत व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वस्त स्रोत व्यवस्था 2020 में अपनाई गई थी, जब सीमा पे क्या हुआ था, भारतीय चीन सैनिकों के खिलाफ जो है, जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, तो इसको अपनाया गया था विश्वस्त स्रोत व्यवस्था। इसके तहत होता क्या है कि जो शत्रु देश हैं उनसे दूरसंचार उपकरणों का आयात को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। मतलब वहाँ से कोई भी शत्रु देश होंगे तो वहाँ से कोई भी जो है दूरसंचार संबंधी उपकरण क्या होगा, उसको नहीं लाया जाएगा, उसको आयात नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है विश्वस्त स्रोत व्यवस्था क्या होती है। और डिजिटल भारत निधि में जो है दूरसंचार सेक्टर में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस निधि का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। वो उसका डिजिटल भारत निधि का पहले क्या नाम था, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, बस। तो इस अधिनियम से संबंधित कुछ बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे कि क्या है, निजता संबंधी चिंताएं हैं। और इससे क्या होगा कि संदेशों पे पाबंदी और निगरानी की अनुमति देने संबंधी जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे इसके कारण डेटा लीक जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि जो भी यूजर्स होंगे उनके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की जो आवश्यकता है वो रेशनल नहीं हो सकती है। ठीक है, वो रेशनल भी नहीं हो सकती। इसके स्वरूप क्या होगा कि जो निजता का मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो सकता है। निजता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि परिभाषाओं में जो अस्पष्टता है उसका अभाव है, जैसे कि इसमें प्रदान की गई जो दूरसंचार सेवाएं हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, उसकी परिभाषा काफ़ी व्यापक है। तो इसी कारण से इसकी सहजता से व्याख्या कर सकती है। हालांकि इसमें क्या होगा, जितनी व्यापक दायरा होगा उतनी ही उसमें सब चीज़ें समाहित होंगी, जैसे व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसमें आ जाएंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है कि इसमें यह है कि सरकार केवल एक अधिसूचना के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अधिनियम की जो तीसरी अनुसूची में नए अपराधों को जोड़ सकती है, हटा सकती है। तो क्या है कि अभी इस पर जब सरकार मात्र इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें अपराध को जोड़ सकती है, हटा सकती है, तो संसद की महत्ता यहाँ पे कम होगी। तो ये भी याद है कि आपको संसद के माध्यम से जो भी चीज़ें अगर संशोधन करनी तो करनी चाहिए। तो इसमें सरकार यहाँ भी एक थोड़ा सा अपना लूप होल्स दिखा रही है। तो ये सारे मुद्दे भी हैं। तो निष्कर्षतः क्या बात हो सकती है कि यह अधिनियम जो है दूरसंचार क्षेत्र में जो भी मौजूदा समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी मुद्दे जो हैं। तो स्पेक्ट्रम आवंटन, अभी आप जानते होंगे, आप नाम तो सुने होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो उसमें क्या था, स्पेक्ट्रम की आवंटन संबंधी जो चीज़ें थी उसी पे घोटाला हुआ था। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें क्या है, नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटन होंगे, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र की जो स्थिति उसको बेहतर बनाने और सर्विस प्रोवाइडर्स की आशंकाओं को दूर करने के लिए इसमें मल्टी जो है डायमेंशनल जो अप्रोच है, मल्टी स्टेक होल्डर का जो है दृष्टिकोण यहाँ पे अपनाया जाना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। आर्टिकल 370 का निरसन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यहाँ से एक सवाल तो बन ही सकता है, जो भी बेसिक सवाल होते हैं वहाँ से ये भी बन सकते हैं। यानी आप ये देखिएगा कि हो सकता है यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन तो बन सकता है, साथ साथ क्या है डायनेमिक और स्टैटिक को मिलाकर के स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनेंगे यूपीएससी में। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि हाल ही में क्यों न्यूज़ में रहा और क्या क्या इसके मुद्दे
जानते हैं क्या क्या चुनौतियां, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी उसने क्या किया, सर्वसम्मति से आर्टिकल 370 का जो निरस्त हुआ था उस केंद्र सरकार के फैसले उसको बरकरार रखा है। हाल ही में जानते हैं कि आप जानते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 370 जो है उसको समाप्त किया था कब, 2019 में केंद्र सरकार ने। तो उसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से उसको बरकरार रखा है। तो आर्टिकल 370 क्या था, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 370 इसको बारे में तो मैंने बहुत पहले बताया भी था। तो आप जानते हैं कि क्या था आर्टिकल 370, एक ऐतिहासिक प्रदेश यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र। अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किए थे। स्वतंत्रता के बाद जब विभाजन की स्थितियां जब चल रही थी तो उस वक्त क्या था कि जो रियासतें थीं उनको विलय किया जा रहा था भारत में। तो उसी वक्त ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो है साइन किया था राजा हरि सिंह ने। इस विलय पत्र के माध्यम से वो क्या था, अपने राज्य यानी कश्मीर को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान कब बनाया गया, तो भारतीय का जो संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब क्या था कि आर्टिकल 370 को संविधान का जो भाग 21 है उसमें जोड़ा गया था। ध्यान देना है, भाग 21 में 370 को जोड़ा गया था। उसका शीर्षक क्या था, अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसका टाइटल था। तो आर्टिकल 370 क्या था कि इसमें कि जो रक्षा, विदेश मामले, फाइनेंस और जो कम्युनिकेशन है इसको छोड़ करके जो अन्य सभी कानून है उसको लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। मतलब कि अगर कोई भी इन सारे जो रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर कोई भी कानून सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, तो उसको राज्य सरकार की जो है अनुमति लेनी पड़ती थी कश्मीर के लिए। इसके अलावा कहा गया था कि आर्टिकल 1 जो है भारत का जो राज्यों का संघ घोषित करता है और अनुच्छेद 370 को छोड़कर संविधान का कोई भी भाग जो है क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्य पर लागू नहीं होगा। मतलब सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई भी जो संविधान है उसके लिए लागू जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है संविधान के किसी भी प्रावधान को इस राज्य में संशोधनों या अपवादों के साथ ही लागू कर सकता था। साथ ही इसके अलावा यह भी अनिवार्य किया गया था कि यह कोई भी कार्य केवल राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई थी। आर्टिकल 370 को तब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता था जब तक क्या है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति न दे दे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। और इसी के साथ साथ भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A आया था, या 307 जो सत्ता था उसी से उत्पन्न हुआ था। आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर के राज्य के जो अस्थायी निवासी थे या उनके विशेषाधिकारों और उनसे मिलने वाली विशेष सुविधाओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो जब इस आर्टिकल हटा तो 370 तो हटा, साथ साथ क्या हुआ 335A भी वहाँ से हट गया था। तो तथ्य क्या है कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान आदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि जो भारतीय संविधान का प्रावधान है उसके बिना क्या है, उसके प्रावधान बिना किसी भी अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। मतलब कोई अपवाद, जो यहाँ पर अपवाद बताया गया ना, अस्थायी प्रावधान नहीं, इतना सारे अपवाद होंगे, आर्टिकल 370 और 1 को छोड़कर बाकी कोई नहीं लागू होगा। जो राज्य विधायिका जो बोलेगी वही लागू होगा जब तक अनुमति नहीं देगी। इन सारे अपवादों को हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर थी उसके लिए एक अलग संविधान का जो आधार बनाने वाले सभी प्रावधान थे उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि आर्टिकल 35A भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे समाप्त हो गया। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित किया। इसके तहत क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया। एक था जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दूसरा था लद्दाख में। ठीक है, तो अभी जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने जो ये संघ की कार्रवाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चुनौती को खारिज करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के जो राष्ट्रपति का संवैधानिक आदेश है उसको वैलिड ठहरा दिया। यहाँ पे बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या तर्क दिए, उसका निर्णय क्या है, उसका औचित्य क्या है, ये बात जो उसका प्रभाव निष्कर्ष हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ये समझिए कि कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यूपीएससी ने स्टेटमेंट ये दिया है, एक बार यूपीपीसीएस में भी सवाल एक बना है कि संसद के साथ साथ संसद और राज्य विधायिकाओं को संप्रभुता प्राप्त है। ये स्टेटमेंट बताइए गलत है कि सही है? तो आप अगर जानेंगे तो संसद को संप्रभुता प्राप्त है, राज्य विधायिकाओं को कोई संप्रभुता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो भारत क्या है,
राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो आप जानते हैं कि कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं होती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने माना इसको, कि माना कि 1947 थी, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर का भारत में जब विलय हो गया तो उसकी कोई स्वयं की संप्रभुता नहीं रह गई है। यह संप्रभुता कहाँ से डिसाइड होगी? सॉवरेनिटी वो डिसाइड होगी भारत से, ठीक है, न कि जम्मू कश्मीर के खुद की आंतरिक कोई संप्रभुता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय युवराज करण सिंह की उद्घोषणा को जो है, यानी राजा हरि सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, उसको प्रमुख माना। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान ही हैं वो जम्मू कश्मीर और भारतीय गणराज्य के संबंधों को नियंत्रित करेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रावधान यानी कि जो भी प्रोविजंस भारतीय संविधान में होंगे वही जम्मू कश्मीर और भारत के जो संबंध होंगे उसको नियंत्रित करेंगे। तो यानी यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने क्या है कि संविधान के प्रावधानों के हवाले ही भारत को कर दिया। तो वहाँ पे क्या है कि इसी तरह से वहाँ पे आप जानते हैं कि संप्रभुता जो है वो भारतीय संविधान में आंतरिक राज्यों को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं दी गई है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर को कोई भी आंतरिक जो संप्रभुता है वो नहीं है। इसके अलावा जो है भारत संविधान के आर्टिकल 1 और 370 के अलावा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 का भी हवाला दिया। जम्मू कश्मीर की धारा 3 में कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और वो हमेशा रहेगा। तो आर्टिकल 370 की जो प्रकृति है उसको समझते हैं कि कोर्ट ने कहा कि जो 370 थी संविधान में क्या था, एक अस्थायी था, वो क्या था, संक्रमणकालीन प्रावधान था। कोर्ट ने 370 को संविधान में शामिल करने और भाग 80 में 21 में जोड़ने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ का सहारा लिया था। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाल दिया कि यह अस्थायी था, क्योंकि उसका टाइटल भी अस्थायी भी था, ये भी जानते हैं आप, ठीक है। और कोर्ट ने ये माना, आपको ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने यह माना कि संविधान सभा का भंग होना आर्टिकल 370 को निरसित करने की जो राष्ट्रपति की शक्तियां थी उसको सीमित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित नहीं कर पाएगा अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का भंग होना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और मुद्दा यह भी था कि क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा था ना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के बाद भी राज्य की शक्तियाँ संभालने वाले राज्य के द्वारा यह कार्रवाई की जा सकती थी। तो ये बात वहाँ पे उठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा की संवैधानिकता, यानी कि जो 2019 था उसकी उद्घोषणा को बरकरार रखा, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने एक आदेश के जरिए 367 में जो है संशोधन किया था और घोषणा की थी कि आर्टिकल 373 है उसमें जो भी राज्य की संविधान सभा है उसको राज्य की विधानसभा के रूप में पढ़ा जाएगा। तो कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 373 के तहत राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति किसी से भी परामर्श के हेतु बाध्य नहीं था। ये बात आपको ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति किसी से भी परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं था, ठीक है। तो राज्य में जब आपातकाल या राष्ट्रपति के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य में जब आपातकाल की घोषणा हो और राष्ट्रपति द्वारा जो बाद में कार्रवाइयाँ की गई उसके बीच में उचित संबंध होने चाहिए। और एसआर बम्बई जो मामला था उसके फैसले को भी दोहराया कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राष्ट्रपति की कार्रवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो विधानसभा के चुनाव के लिए मैंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पे विधानसभा चुनाव कराने के लिए बोला है और साथ साथ जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनर्बहाल करने का निर्देश भी दिया है। साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन TRC कमीशन बनाया जाए, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये जो है सुलह करेगी और साथ साथ क्या करेगी, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आतंकवादी समूह हो या कोई भी समूह हो, ठीक है, सरकार इनके द्वारा अगर कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन होगा तो उसकी जांच करेगा और उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सुलह की सिफारिश भी करेगा। इसी तरह का जो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन था वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद में युग में लिया गया था, ठीक है। तो ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ने उसने 370 को बहाल किया है, जो उसकी केंद्र सरकार की जो भी राष्ट्रपति की उद्घोषणा थी उसको उचित वैध ठहराया है, तो उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, 370 को निरस्त करने के प्रभाव क्या पड़े। तो अधिकारों का विस्तार भी हुआ है। तो भारतीय संविधान में जो भी सभी अधिकार थे, सभी केंद्रीय कानून थे, उसका लाभ अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। कोई अलग कानून और प्रतीक नहीं होगा। मतलब अभी क्या था कि जम्मू कश्मीर का अपना एजेंडा था, अपना संविधान था
अपनी दंड संहिता थी, जिसको दंड संहिता क्या बोलते थे, रणवीर दंड संहिता बोलते थे। अब वो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अनन्य संपत्तियों अधिकारों की समाप्ति हो गई है। यानी क्या है कि 370 का निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए नई भूमि कानूनों को अधिसूचित कर सकती है। ठीक है, मूल निवासियों के भूमि संबंधी जो विशेषाधिकार थे वो खत्म भी हो गए हैं। सामाजिक न्याय, यानी कि जो इस तरह से कई सारे जो हिस्सों में देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष छूट या विशेष प्रावधान लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी इन समुदायों के लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय शासन, यानी कि जम्मू कश्मीर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने से जम्मू कश्मीर के स्थानीय संसाधन को, स्वशासन को भी जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। और साथ साथ क्या है कि स्थानीय महिला से विवाह करने वाले जो गैर स्थानीय पुरुष थे उसको लाभ जो है वो क्या है कि वो जम्मू कश्मीर में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 के जो समाप्त होने के बाद। तो इस तरह से जानते हैं कि न्यायपालिका द्वारा 370 का जो निरसन का आदेश था उसको बरकरार रखने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जल्दी वहाँ पे चुनाव कराना जरूरी हो गया है। साथ साथ क्या है, जो TRC जो बनाया गया है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन जो बनाया गया है, इसका क्या है कि इसके द्वारा जो भी मानवाधिकार के उल्लंघन है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो बनाया गया TRC का, उसके द्वारा जल्द से जल्द जो है सुलह की प्रक्रिया और साथ साथ क्या है कि मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करके स्पष्ट तौर पे दोषियों पर कार्रवाई करना भी बहुत अधिक जरूरी हो गया, ताकि लोगों के बीच में वहाँ पे ट्रस्ट डिफिसिट की जो बात आ रही है उसको कम करके लोगों के बीच में सद्भाव और शांति स्थापित किया जा सके। यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष में ये भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आता है एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, यानी विधि निर्माताओं का निष्कासन। ये मुद्दा कैसे उठा है कि हाल ही में अभी जानते हैं कि लोकसभा ने अपने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार और परितोषण, ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, यानी अवैध रूप से कोई उपहार और ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो कुछ परितोषण उसको बोलते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में ग्रेटिफिकेशन दिया, उसका शुद्ध हिंदी यह होगा कि मतलब संतुष्टि होता है। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि जो लोकसभा ने हाल ही में एक अपने सदस्य को अवैध रूप से उपहार लेने, ठीक है, और संतुष्टि के माध्यम से स्वीकार करने के लिए जो आरोप है उसके आरोप में सदन से निष्कासित कर दिया है। इसी तरह से USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी जो आपराधिक भ्रष्टाचार है उसके आरोप में एक सदस्य को निष्कासित किया गया है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। इसी तरह से ये मुद्दा उठा है कि हाल ही में लोकसभा से जो है एथिक्स कमेटी ने महुआ मोहित्रा, एक सांसद हैं TMC की, उनको भी निष्कासित किया था। और इसी तरह से जो है एक अन्य सदस्य को अवैध रूप से उपहार और परितोषण को स्वीकार करने के आरोप में स्वीकार किया। तो ये बात है एथिक्स कमेटी की जो है रिपोर्ट के बाद आती है। एथिक्स कमेटी जो है उसने जो है अवमानना और विशेषाधिकार हनन के लिए गठित की जाती है। तो ये चीज़ है कि आखिर ये मुद्दा उठा है, तो इसके बहुत सारे मुद्दे अन्य भी होंगे और इसके बारे में हम लोगों ने लगभग अक्टूबर वाला जो आर्टिकल्स था उसमें, अक्टूबर मंथ का जो मैगजीन थी उसमें हम लोगों ने इसको कवर भी किया था। तो लोकसभा से निष्कासन में देखता है कि लोकसभा ने भ्रष्टाचार और सदन के विशेषाधिकार हनन अवमानना के मामले के लिए एथिक्स कमेटी का गठन किया था। एथिक्स कमेटी क्या करती है, अपने रिपोर्ट में सांसद को अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना का दोषी पाया। ठीक है, और इस जो है रिपोर्ट सदन में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर दिया गया और ध्वनि मत से जो है निष्कासन प्रस्ताव को जो है पारित कर दिया गया। तो इस तरह से उनको निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका में जो है एक आचार समिति की रिपोर्ट ने अमेरिकी विधि निर्माता को भ्रष्टाचार और अभियान से संबंधित गलत निधि को खर्च करने संबंधित दोषी पाया था। सदन ने प्रस्ताव करके उसको भी सदन से निष्कासित कर दिया। तो दो चीज़ आता है, एक होता है निष्कासन और दूसरा होता है निलंबन। निष्कासन होता है और दूसरा जो होता है निलंबन। तो दोनों में फ़र्क यह होता है कि आपको ध्यान देना है कि जो निष्कासन होगा और निलंबन होगा वो एक समान नहीं होता। जो निष्कासन और संविधान क्या है, निष्कासन और अयोग्यता। निलंबन वही होगा कि जो निलंबन होता है वो क्या होता है कि वो जो निष्कासन से कम गंभीर के अपराध होते हैं उसके लिए होता है, और निष्कासन क्या होता है कुछ थोड़े गंभीर अपराधों के लिए होता है। और इसी के साथ साथ क्या है, निष्कासन और अयोग्यता भी होती है। यानी अयोग्यता क्या होगी, वो अयोग्यता ऐसी होगी कि जो है कि चुनाव लड़ने पर भी रोक होगा, यानी वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा किसी भी कृत्य के लिए। और निष्कासन क्या होगा, हालांकि वह कि आगे चल करके जो है वो चुनाव लड़ सकता है निष्कासन के लिए। और निलंबन यह होता है, निलंबन जो है कि वो थोड़े कम जो गहरे कृत्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे जो गंभीर कृत्य होगा उसके लिए निष्कासन होगा, और उससे थोड़ा सा कम जो होगा वो जो कम जो अपराध होते हैं उनके लिए क्या होगा, निलंबन होता है। और अयोग्यता सबसे गंभीर होती है कि जब उसमें क्या है कि उसके लिए सज़ा सुना दी गई हो। ठीक है, तीन चीज़ें हैं अलग अलग। तो इसमें बात आपको ध्यान देना है कि जो भारत में विधि निर्माताओं का निष्कासन है उसके बात क्या है कि भारत में कि संसद में किसी भी संसद का जो निष्कासन होता है उसका संवैधानिक आधार है और उसके लिए नियम तय किए गए हैं।
भारत में किसी भी सांसद का जो निष्कासन संवैधानिक और कानूनी आधार पे हो सकता है। संवैधानिक आधार पे जो बात की गई है उसके लिए संविधान में तय की गई है बातें, और कानूनी आधार पे कानून जो है वो सजा दे करके या फिर अन्य तरीके से जो है उसको निष्कासित कर सकती है। तो सदन के नियमों में सांसदों के निलंबन का प्रावधान है, उसके जरिए उन्हें निष्कासित कर सकते हैं। तो सदन का जो नियम है उसके जरिए जो है निष्कासन होता है। तो उसका संवैधानिक आधार क्या है कि यदि जो है निष्कासन का संवैधानिक आधार यह है कि संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाया जाए, उस व्यक्ति को संसद से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, या निलंबित या निष्कासित। ठीक है, थोड़ा कम गंभीर का प्रावधान होगा, उसके लिए निलंबित होगा, निष्कासित होगा जो है थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति का जो अपराध होगा। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार का आशय, संसदीय विशेषाधिकार यहाँ पे जानते होंगे, उसको मैंने इसके बारे में मैंने एक आंसर राइटिंग भी करा दी थी, और संसदीय विशेषाधिकार को मैंने डिटेल में पढ़ाया भी। तो आर्टिकल 105 में जो है क्या है कि संसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, और राज्य विधानमंडलों में आर्टिकल 194 में। तो आपको ध्यान देना है दोनों आर्टिकल्स को भी। तो क्या होता है कि संसदों को कुछ कानूनी छूट या उन्मुक्तियाँ होती हैं। इन विशेषाधिकारों के तहत क्या होता है कि सांसदों को उनके जो विधायिक कर्तव्य है उनके द्वारा किसी भी बयान अथवा कुछ कार्यों के लिए सिविल या आपराधिक दायित्व के खिलाफ क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। संविधान का जो आर्टिकल 105 है, संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों, उनके संसद समितियों को जो प्राप्त शक्तियां हैं और विशेषाधिकार है उससे संबंधित होती हैं आर्टिकल 105। और आर्टिकल 194 में बताया कि राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों और समितियों को शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होती हैं उससे संबंधित है। तो अब बात यह है कि सदन की जो अवमानना है उसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो संसद के किसी भी सदन में कामकाज में बाधा उत्पन्न करना या अवरोध पैदा करना, ये भी एक सदन की अवमानना होगा। ठीक है, जो सदन के किसी सदस्य के या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन के रूप में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध करता है, ये भी क्या होगा, सदन की अवमानना के कार्य के रूप में परिभाषित है। सच क्या है कि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जो है, जो कि मतलब जिसमें ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, उनको भी जो है सदन की अवमानना के रूप में दोषी ठहराया जा सकता है। अब ये बात है कि सदन के विशेषाधिकारों का जो उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है, यह तय कौन करता है? यह तय केवल सदन करता है, उसकी शक्ति केवल संसद के पास है। ये बात आपको ध्यान देनी है। केवल शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल यही बन सकता है, प्रीलिम्स के फैक्ट में। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि आपको क्या है कि न्यायालयों को किसी भी प्रकार का कोई भी पावर नहीं दिया गया है। जो जुडिशरी है उसको कोई भी ये पावर नहीं दिया गया। किस प्रकार की कि संसद के जो सदस्यों का उल्लंघन हुआ है, और ये भी ध्यान देना है इसमें कि संसद के जो विशेषाधिकार हैं उसका सदन की अवमानना या उल्लंघन, ये दोनों के तय करने की शक्ति केवल संसद है। इसमें न्यायपालिका को किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है। आर्टिकल 122 के प्रावधान जो है उसके अनुसार क्या है कि न्यायपालिका प्रक्रिया की जो कथित अनियमितता होती है उसके आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जाँच नहीं कर सकती है। हालांकि कई बार जो है न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप भी किया है, जैसे कि राजा रामपाल जो वाद 2007 में, इसमें क्या हुआ था, राजा रामपाल के निष्कासन को न्यायालय ने बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि अवैध आधार पर इस तरह की कार्रवाइयाँ न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 122 के प्रावधान के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की जो कथित अनियमितता उसके आधार पर संसद की किसी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर पाती, यानी संसद को जो है न्यायपालिका को इससे दूर रखा गया है। ठीक है, संसदीय कार्यों के मामले में। इसके बाद यह है कि जो संसदों का निलंबन और निष्कासन का कानूनी आधार क्या है, तो इसके लिए ध्यान देता है कि जो सदन की जो सुचारू कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित करने और उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। अत्यधिक कदाचार के मामलों में सदन सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों को सदन को मुक्त करने हेतु किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। यह ध्यान देना है कि आपको कि इसमें यह देना है कि लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन और संबंधी जो प्रक्रिया है और कार्य संचालन, उसके लिए कई अलग अलग नियम भी हैं। जैसे क्या है, नियम लोकसभा में नियम 373 है। आप जानते होंगे सदन की जो कार्रवाई होती है, सदन का जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, उस वक्त जो संसद के जो सदन के सदस्य होते हैं वो उठकर सभापति को नियम बीच बीच में टोकने के लिए नियम इसके तहत ये किया जाए, उस तरह के ये किया जाए, सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो उसी तरह नियम 373 में यह बताया गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि किसी भी सदस्य का जो व्यवहार है अव्यवस्थापूर्ण है तो उसको तत्काल बाहर जाने का निर्देश देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अध्यक्ष जो है वो यह बात समझता है कि जरूरी सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के प्राधिकार को उपेक्षा कर रहा है, यानी कि जो सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको लिए तुरंत उसको निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और वो सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा। नियम 374A 2001 में लाया गया। यदि कोई लोकसभा
कोई भी सदस्य लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालता है, जानबूझकर उसका उल्लंघन करता है, तो उसका जो है कि उसको जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की जो शेष अवधि है उसके लिए स्वतः निलंबित हो जाता है। राज्यसभा में जानते हैं कि राज्यसभा में क्या है कि नियम 255 है, यह राज्यसभा के सभापति को अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देता है। फिर यह नियम 256 भी इसी तरह से है कि शेष अवधि के लिए इसको निलंबित कर देता है अगर कोई जो अपने प्राधिकार का उल्लंघन करे या जो राज्यसभा के नियमों का उल्लंघन करे। और लोकसभा का नियम 374 है, इसके विपरीत इसकी तरह क्या है कि राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आपको क्या है कि यहाँ आपको सीधे सीधे निलंबित कर दिया जाएगा, पर लोकसभा जो इसके विपरीत यहाँ पे राज्यसभा में नियम जो 374A है उसके तहत क्या है कि यहाँ प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा तब जाकर निलंबित कर सकती है। लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं करता, लोकसभा तो सीधे आदेश दे सकता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि संसद के किसी भी सदनों की जो अयोग्यता होती है सदन के सदस्यों की, उसके बारे में यहाँ किस तरह से वे अपात्र या अयोग्य हो सकते हैं, तो इसकी अयोग्यता के बारे में संवैधानिक प्रावधान है। कुछ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात है यहाँ पे, और 10वीं अनुसूची में किस तरह से यहाँ पे बात की गई है। इन सारी चीज़ों को यहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बनने की यहाँ से संभावनाएं हैं। प्रीलिम्स स्पेशल है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान में से देखना है, तो यहाँ से संबंधित सवाल जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सदन का जो कोई सदस्य है उसके सदस्यों की जो अयोग्यता होती है उसके लिए 3 बात है यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है। एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और तीसरा है जो है 10वीं अनुसूची। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान का आर्टिकल 102 जो है कुछ शर्तों के तहत सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। कौन कौन से शर्त होंगे? यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि वह मानसिक रूप से विकृत हो या अदालत द्वारा ऐसा उसको घोषित कर दिया गया हो, या जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो यानी दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है या अन्य देश के प्रति निष्ठावान है, साथ ही यदि वो सदन द्वारा किसी भी कानून की तरह अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये सारे जो प्रावधान है इसके तहत क्या है कि ये अयोग्यता का प्रावधान होता है। किसका? जो सदन के सदस्य होते हैं उनके लिए अयोग्यता का प्रावधान जो है आर्टिकल 102 में कहा गया है। तो आर्टिकल 102 को यहाँ रट लेना, एकदम इसको एकदम स्टार मार्क करके डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि इसको प्रीलिम्स में सवाल बनने की पूरी संभावना यहाँ पे है कि आर्टिकल 102 के तहत जो है कुछ शर्तों के तहत सदस्यों की योग्यता है, जैसे कि कोई लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से विकृत होना, अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, दिवालिया हो, न भारत का नागरिक नहीं हो या किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली हो, या किसी अन्य देश के प्रति निष्ठावान हो, सदन द्वारा किसी भी कानून की तरह अयोग्य घोषित किया गया हो। इन सारे मानदंडों पे उसको क्या है कि उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 102 के तहत। इसी के तहत जो है इसके बाद क्या है कि संविधान के प्रावधान के अलावा एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता कौन कौन सी हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को अपराध के तहत दोषी ठहराया जाएगा और उसे कम से कम 2 साल से अधिक की कारावास की सजा होगी तो वो अयोग्य होगा। जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ था यही वाली बात। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया क्योंकि उनको मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई गई थी डिफेमेशन के केस में। तो अगर 2 साल या उससे अधिक की जो 2 साल या उससे अधिक मतलब 2 साल की भी होगी या उससे अधिक की भी कोई सजा होती है कारावास की, तो वो क्या होगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोई भी सांसद अगर चुनावी अपराध में या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है वो भी अयोग्य होगा। अगर कोई सांसद निश्चित समय में अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत न कर पाए तो वो भी जो है अयोग्य घोषित हो जाएगा। साथ साथ क्या है कि 10वीं अनुसूची यानी 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 था, ये बहुत बड़ा सवाल ये बना यूपीपीएससी का प्रीलिम्स में कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1985 में लाया गया था। ये जो इसमें क्या है कि 10वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है कि प्रावधानों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराता है। मतलब अगर कोई भी जो पार्टी से विधायक हैं, हालांकि अगर वो 1/3 दल बदल होगा तो फिर वो अयोग्य नहीं ठहरा जाएंगे। सभी जो है वो माने जाएंगे पार्टी में जो है एक बहुमत के साथ जो है वो लोगों ने दलबदल की है। हालांकि क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति हो या कुछ 2-4 लोग हों जो दलबदल करते हों तो उनको क्या है कि संसद का सदस्य बनने के लिए जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल जो है संविधान का जो है 10वीं अनुसूची के तहत जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया। तो ये सारे 3 दिन जो है ये क्या है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के लिए जो है ये प्रावधान करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक निलंबन है, निष्कासन है, वो अलग चीज़ है। अयोग्यता के लिए 3 प्रावधान है। तो वो अयोग्यता के लिए कौन कौन से प्रावधान है? संवैधानिक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है और 10वीं अनुसूची है। जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें कौन सा आर्टिकल है? 102 आर्टिकल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है
ठीक है। तो ये अयोग्यता की बात है, निष्कासन अलग और जो निलंबन है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि अगर आप देखे होंगे GS3 का सिलेबस या GS2 का सिलेबस, तो उसमें क्या है कि अन्य देशों के साथ तुलना करने के लिए भी हमें पढ़ा जाता है कि अमेरिका और UK और अन्य जो देशों के संविधानों से तुलना करने की बात होती है। तो भारत में और USA में निष्कासन की जो प्रक्रिया उसके बारे में तुलना की गई है। तो ये बात है कि भारत में निष्कासन कैसे होगा, अमेरिका में निष्कासन कैसे होगा, आधार क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा आचरण जिसके लिए निष्कासित कर सकते हैं, तो कौन कौन सा आचरण भारत में होगा? भारत में विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पे, सदन की अवमानना या प्रक्रिया का कार्य संचालन की अवहेलना की जा रही हो, तो ये जो है यहाँ से निष्कासन होगा। अमेरिका में निष्कासन की प्रक्रिया कैसी होगी? तो अमेरिकी कांग्रेस ये निर्धारित कर सकती है कि कौन कौन से आचरण के लिए निष्कासित किया जा सकता है। बहुमत यहाँ पे आवश्यक है। तो क्या है कि भारत में निष्कासन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और अमेरिका में क्या है कि प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एथिक्स कमेटी का जो मतलब निष्कासन के लिए शामिल होना आवश्यक नहीं है, पर अमेरिका में आवश्यक है, एथिक्स कमेटी आवश्यक होगी, ठीक है। अयोग्यताएं या निहरताएं क्या है? यह एक सरल प्रक्रिया भारत में, और 17 सांसदों को निष्कासित किया गया अब तक कुल। तो अभी क्या है जो USA उसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसमें केवल 6 लोगों को यहाँ पे अब तक निष्कासित किया गया है। इस तरह से क्या है कि आप देख सकते हैं कि क्या है कि निष्कासन की प्रक्रिया और एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स की जो आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट होता है। तो 3 आर्टिकल हम लोगों ने देखा इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 370 के बारे में, और जो है जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट है उसके बारे में देख लिया। तो ये 3 आर्टिकल थे। इसके बाद है अब न्यूज एंड शॉर्ट्स है और एक थोड़ा सा बड़ा सा एक आर्टिकल है, उसको देख लेंगे कल हम लोग शाम की क्लासेस में, और वहाँ से इसके बाद आपकी पूरी क्लासेस पॉलिटी एंड गवर्नेंस की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।